हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की अगली वीडियो में म्यूचुअल फंड टैक्सेशन की डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के कई कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए और मैंने आपके साथ अपने फेवरेट इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स की डिटेल एनालिसिस भी शेयर की। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन को रियल एग्जांपल से भी समझेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इक्विटी और डेट दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इन दोनों में ही दो तरह की टैक्सेशन स्कीम्स भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इन दोनों के नियम, इन दोनों की जो ड्यूरेशन है और जो रेगुलेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और साथ ही साथ डायरेक्ट इक्विटी, दोनों में ही एक ही तरह के रूल अप्लाई होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक्स लिए हैं तो उसको डायरेक्ट इक्विटी माना जाता है, और अगर आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो ऑब्वियसली उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह से टैक्स किया जाता है। तो दोनों ही जो चीजें होती है, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स हो, दोनों की टैक्सेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम। और उन दोनों में दो प्रकार आते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर आपकी जो होल्डिंग पीरियड है, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या फिर आपके डायरेक्ट स्टॉक्स हो, दोनों की ही होल्डिंग पीरियड अगर एक साल या एक साल से कम है तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाता है। आपने एक साल के भीतर उसे सेल किया है, आपके डायरेक्ट स्टॉक्स को सेल किया है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को सेल किया है, और वो आपकी सेलिंग एक साल से भीतर की है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तहत टैक्स किया जाता है। उस पर कितना टैक्सेशन लिया जाता है? 15%। तो उस पर फ्लैट 15% की टैक्सेशन है, जो भी आपकी गेन हुई उस पे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने वो जो होल्डिंग पीरियड जो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लिए उसके यूनिट्स की, या फिर आपने जो डायरेक्ट स्टॉक्स लिए उसके नंबर ऑफ शेयर्स की, वो जो भी आपकी होल्डिंग पीरियड अगर एक साल से ज्यादा है, तो फिर उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है? 10% टैक्स, लेकिन इसमें 1 लाख की एग्जम्पशन है ईच फाइनेंशियल ईयर में। तो अप्रैल टू मार्च की जो पीरियड है, अगर आपने उसमें एक साल की पीरियड के भीतर अगर आपकी जो कैपिटल गेन है, टोटल आपकी जो टोटल प्रॉफिट हुई, वो अगर 50,000 ही है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना इक्विटी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। उसी तरह आपकी अगर गेन 1 लाख तक भी है, तो 1 लाख तक के गेन्स पे आपको पूरी की पूरी एग्जाम्पशन मिल जाती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। और 1 लाख से ऊपर जो भी आपकी गेन हुई, अगर कोई लॉस हुई तो ऑब्वियसली कोई टैक्सेशन नहीं है। 1 लाख तक की भी गेन हुई तो उस पर भी कोई टैक्सेशन नहीं है। 1 लाख से ऊपर की जो गेन है उस पर 10% की टैक्स आपको भरनी होती है अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसी तरह डेट फंड्स की बात कर लेते हैं। डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो ड्यूरेशंस हैं, उनकी रूल्स थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड हम मानते हैं मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर आपकी जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल या 3 साल से कम है, 1095 डेज जिसे बोला जाता है, तो 1095 डेज से कम अगर आपकी होल्डिंग पीरियड है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स किया जाता है और उसकी टैक्सेशन होती है एज पर स्लैब। तो आप अगर 10% स्लैब में आते हैं तो आपकी 10% होगी, जो भी आपके गेन्स हुए होंगे उस पर 10% टैक्स आपको देना होगा। अगर आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली 20% या 30% ऑन योर गेन्स टैक्स देना पड़ेगा अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा की है, 1095 डेज से ज्यादा की अगर होल्डिंग पीरियड है, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है अपने गेन्स पे, लेकिन उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं और वो बेनिफिट काफी अच्छा खासा हो सकता है, जो हम एक एग्जांपल में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो जनरली यही रूल्स अप्लाई होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अगर इंटरनेशनल इक्विटी में पैसे लगाता है, एक्चुअली रूल ये है कि इन जनरल अगर कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में अगर 65% या ज्यादा अगर इन्वेस्ट करता है, तो उसको
इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। लेकिन अगर वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है बट इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जो हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख रहे हैं 2-3, तो अगर वो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि उसकी 65% कम से कम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ना हो। तो ये जो सारे फंड्स है, ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड या फ्रैंकलिन फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो 65% से कहीं ज्यादा, तो ऑलमोस्ट 100% या 65% से कहीं ज्यादा यूएस मार्केट्स में या इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो जापान हो सकता है, यूरोपियन मार्केट्स हो सकते हैं, चाइना के स्टॉक्स हो सकते हैं। तो ये जो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में 65% से कम होती है, तो उसको डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाता है तो वो इक्विटी फंड्स क्योंकि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनकी टैक्सेशन डेट फंड की तरह की जाती है क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 65% से कम है इन द इंडियन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट, तो उनको डेट फंड्स माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। उसी तरह डेट फंड्स में कुछ टैक्सेशन के हिसाब से एक्सेप्शंस होते हैं। वो कौन से होते हैं? आर्बिट्राज फंड। जब हमने डेट म्यूचुअल फंड की वीडियो में डिटेल डिस्कशन की थी कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए आपको लिक्विड फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स को यूज करना चाहिए, तो उसमें हमने ये भी बात करी थी कि आर्बिट्राज फंड्स की जो टैक्सेशन होती है वो इक्विटी फंड्स की तरह होती है। वही बात हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ये जो आर्बिट्राज फंड्स होता है ये इक्विटी फंड की तरह ट्रीट होता तो ये है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिहेवियर में और रिटर्न्स में डेट फंड की तरह, लिक्विड फंड्स की तरह, लेकिन इसके टैक्सेशन होती है इक्विटी की तरह। क्योंकि एक्चुअली मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि आर्बिट्राज फंड में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव्स, जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, जो डायरेक्ट स्टॉक्स हुए और उनकी जो डेरिवेटिव्स हुए, ऑप्शंस हुए, उनमें जो आर्बिट्राज होता है, उनमें जो प्राइस डिफरेंस होता है, आर्बिट्राज फंड्स उसका फायदा उठाता है और उसमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स देता है। इसलिए चूंकि ये मोस्टली स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो इसको इक्विटी फंड माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। और उसके कई सारे एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं और बहुत सारे और भी आर्बिट्राज फंड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं हम कोटक इक्विटी आर्बिट्राज, आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्राज, निपॉन इंडिया आर्बिट्राज, ऐसे ही कई सारे, ऑलमोस्ट हर फंड हाउस की कोई ना कोई आर्बिट्राज फंड होती है। तो उन सारे आर्बिट्राज फंड्स की, हालांकि वो डेट फंड्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन उनकी टैक्सेशन इक्विटी फंड के जैसी होती है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियरली समझ पाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपने किसी कंपनी, किसी स्टॉक के 1000 शेयर लिए या फिर आपने 1000 यूनिट्स ली इक्विटी म्यूचुअल फंड की, और वो आपने ली जनवरी 10 2020 को 500 के प्राइस पे और आपने उसको सेल कर दिया 700 के रेट पे सेम ईयर में ही, एक साल पूरे होने से पहले। तो चूंकि हमने देखा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, तो वो चूंकि यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, एक साल से कम की आपकी होल्डिंग पीरियड है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा। बाइंग प्राइस हो जाएगी 1000 into 500 इज 5 लाख, सेल प्राइस हो जाएगी 1000 into 700 7 लाख, और आपकी जो टैक्स होगी वो होगी 15% ऑफ द गेन। तो गेन हुई आपको 7 - 5 2 लाख, 15% ऑफ 2 लाख इज 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपए की आपकी टैक्स पेएबल है यहाँ पे। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है इंस्टेड ऑफ 700 आपकी 850 है, तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई, आपको गेन्स ज्यादा हुए। यहाँ पे हमने देखा था कि 2 लाख के गेन्स हुए, यहाँ पे 2.5 लाख के गेन्स हुए। फिर भी आप देखें कि चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड हो गया, तो आपको जो टैक्स भरने पड़े वो कम भरने पड़े। और वो कैसे हुआ वो हम समझ लेते हैं। बाई प्राइस यहाँ पे भी 1000 into 500 5 लाख की हुई, सेल प्राइस 1000 into 850 8.5 लाख की हुई, लेकिन यहाँ पे 1 लाख का आपको टैक्सेशन का एग्जम्पशन मिल गया। जैसा हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख तक की अगर आपकी गेन है तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं भरने की जरूरत है। तो यहाँ पे वैसे तो कैपिटल गेन आपका 3.5 लाख 3.5 लाख का हुआ, लेकिन चूंकि 1 लाख की एग्जम्पशन है तो हमें जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो 2.5 लाख पे ही होगी, 2.5 लाख पे। तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, वो 10% ऑफ 2.5 लाख विच इज 25,000। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको गेन ज्यादा हुआ है पर टैक्स कम भरना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पीरियड में चले गए, जो कि एक साल से ज्यादा की होल्डिंग पीरियड है। अब डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की एग्जांपल डिस्कस करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा था, इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन क्या होता है हम क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्सेशन आपको क्या हेल्प करता है कि परचेज कॉस्ट होती है, जो बाई प्राइस होती है, उसको इन्फ्लेट कर देता है टू द बेस ऑफ द सेलिंग ईयर। तो जिस साल में आप सेल कर रहे हो आपकी परचेज प्राइस को उस साल तक के लिए इन्फ्लेट कर दिया जाएगा। तो जब आपकी परचेज प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो गेन्स हैं वो कम दिखेंगी। आपको रियल गेन्स तो उतने ही होंगे जो आपके हैं, लेकिन
फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन आपकी जो गेन्स होगी वो कम दिखेगी, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हर साल की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII की नंबर इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, incometaxindia.gov.in पे। तो हर साल की जो CII की नंबर है, जो बेस है CII का नंबर का, वो पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके हिसाब से आपकी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जा सकती है। CII फॉर द ईयर ऑफ सेल, जिस साल में आपने सेल किए हैं, आपने जो डेट म्यूचुअल फंड्स के यूनिट सेल किए वो जिस साल में किए उसकी CII डिवाइडेड बाय द CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में आपने परचेज किए थे उस साल की CII। तो ये CII आप देख रहे हैं कि हर साल बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर होगा वो 1 से ज्यादा होगा। न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि CII हर साल बढ़ती जाती है। तो आप जब सेल करेंगे तो उसकी CII ज्यादा होगी कंपेयर टू द ईयर ऑफ परचेज, तो ये नंबर 1 से ज्यादा होगा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज। तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज है, रियल कॉस्ट ऑफ परचेज है, उसको बढ़ा के इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज बना दिया जाएगा, इंडेक्स्ड परचेज प्राइस बना दिया जाएगा। यहां पर हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए के डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिए मई 2015 में, 2015 में मई में आपने 1 लाख रुपए के डेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स लिए थे और उसको रिडीम किया सितंबर 2019 में। तो चूंकि ये पीरियड 3 साल से ज्यादा का है, जो कि एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग प्राइस है उसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, उसको इंडेक्स कर दिया जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो सेलिंग हुई थी सितंबर 2019 में, तो वो आ गया फाइनेंशियल 2019-20 में, राइट, क्योंकि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक ये 2019-20 वाला पीरियड एप्लीकेबल होगा, और ये सितंबर 2019 में इन्होंने सेल किया है, तो उसकी CII थी 289, तो यहाँ पे 289। और कब इसने खरीदा था? मई 2015 में, तो उसकी फाइनेंशियल ईयर क्या थी? तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की CII थी 254, तो 289 डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल परचेज प्राइस विच इज 1 लाख रुपीज। तो ये आपकी जो इंडेक्स्ड परचेज प्राइस है उसको बढ़ा के 1,13,000 माना जाएगा, ऑलमोस्ट 1,14,000 के आसपास। तो आपकी जो गेन होगी, आपने सेल किया तो आपकी गेन कितनी थी? 1.4 लाख माइनस 1 लाख, वो थी 40,000, लेकिन जब इसको इंडेक्स कर दिया गया आपकी परचेस प्राइस को, तो वो गेन हो गई 1.4 लाख माइनस 1,13,780, तो वो आ जाती है 26,000 के आसपास। तो इंस्टेड ऑफ 40,000 आपकी गेन 26,000 ही मानी जाएगी। आपको एक्चुअल गेन हुआ 40,000, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन माना जाएगा कि आपकी गेन केवल 26,000 ही हुई। तो ऑब्वियसली आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको 40,000 पे नहीं 26,000 पे टैक्स भरना पड़ रहा है। तो आपके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है टैक्सेशन की। तो हम डेट म्यूचुअल फंड की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स ली, 1000 यूनिट्स ली 600 के प्राइस पे 2017 के 10 जनवरी को, और उसको सेल किया 700 के प्राइस पे अगस्त 25 2019 को, तो ये चूंकि जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 साल से कम का है, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। तो उसकी बाई प्राइस हमने देखी कि 1000 इंटू 600 6 लाख, सेल प्राइस होगी 1000 इंटू 700 7 लाख। तो आपकी जो टोटल 1 लाख की कैपिटल गेन हुई, उस पर आपको जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो, अगर आप 10% पे आते हो तो आपकी टैक्स होगी 10% ऑफ 1 लाख विच इज 10,000, अगर आप 20% में आते हो तो 20,000, और अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो 1 लाख की 30% यानी 30,000। तो जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन हो जाएगी एज पर स्लैब। लेकिन यही होल्डिंग पीरियड यहां हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले केस में 3 साल से ज्यादा किए। इन्होंने जनवरी 10 2016 को 1000 यूनिट्स लिए 500 के रेट पे, और उसको मई 25 2019 में, जो कि 3 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाता है, तो उसको 800 के रेट पे बेचा। उस केस में चूंकि ये होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा का है, तो हमें परचेस प्राइस की इंडेक्सिंग करनी होगी। तो इंडेक्स्ड बाई प्राइस क्या हो जाएगा? 5 लाख। और यहाँ पे हमने देखा था कि 2019-20 के लिए 289 है CII, और 2015-16 के लिए 254 है। तो 289 डिवाइडेड बाय 254, तो आपकी इंडेक्स परचेस प्राइस आ गई 5.7 लाख। सेल प्राइस तो ऑब्वियसली वही होगी जो जिस प्राइस पे आपने सेल किया है, तो 1000 इंटू 800 विच इज 8 लाख। तो आपको कैपिटल गेन हुआ 8 लाख माइनस 5.7 लाख विच इज 2,30,000, और उसका 20% आपको यानी कि 46,000 आपको भरना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे परचेस प्राइस की इंडेक्सिंग नहीं करी होती, उसको इन्फ्लेट नहीं किया होता, इंडेक्सेशन नहीं करी होती, तो 20% ऑफ अगर 3 लाख मानते तो आपको टैक्स भरना पड़ता 60,000। लेकिन चूंकि हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट ले ली, चूंकि हमारी होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा की है, तो इंडेक्सेशन के कारण हमें 14,000 का फायदा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में।
तो मेरी ओवरऑल थॉट्स ये हैं कि जब भी आप गोल प्लानिंग करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स और फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, तो जब भी आप कोई भी अपनी गोल प्लानिंग करें तो इन टैक्सेशन नंबर्स का आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर डायरेक्ट स्टॉक से 12% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको ये साथ ही साथ ये भी अज्यूम करना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर ऑल योर गोल्स कि उस पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स भी 10% अकाउंट करके तो आपकी जो रियल रिटर्न होगी आफ्टर टैक्सेशन वो 10.80 बचेगी, क्योंकि 1.2% तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 10% ऑफ 12%। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ये नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कितना कॉर्पस बिल्ड करने के लिए कितना एसआईपी करना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशंस में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इनकॉर्पोरेट करें। हमने ये ऑलरेडी बात कर ली कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो हमने बात करी कि 12% की जगह रियल रिटर्न आपको 10.8% ही मिल रही है, और एसआईपी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि आपको कोई सर्टेन कॉर्पस पहुंचने के लिए कितना एसआईपी करना है मंथली, उसकी जो कैलकुलेशंस है उसमें आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स काफी फायदेमंद होता है फॉर इन्वेस्टर्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब आप फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग करते हो, आपने स्टॉक आज लिया कल बेच दिया या महीने भर के बाद बेच दिया, स्विंग ट्रेडिंग की या पोजिशनल ट्रेडिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं की, तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के कुछ अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप अपने मजे के लिए अपने एंटरटेनमेंट फन के लिए कर सकते हो वो सब, पर जहां तक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, मैं ये स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको ऑब्वियसली आपकी जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल और डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 साल से ज्यादा ऑब्वियसली होती ही है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उस तरह की इन्वेस्टमेंट करी होती है। तो आपकी फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग नहीं होती है, तो ये आपके जो रिटर्न्स हैं उसको काफी एनहांस कर देती है, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो आप जितनी फ्रीक्वेंट सेलिंग और बाइंग करते जाएंगे आपके रिटर्न्स उतने ही इंपैक्ट होते जाएंगे, घटते जाएंगे। एक और बहुत ही फंडामेंटल बात है, स्पेशली बिगिनर्स में ये कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने पिछले साल एक एसआईपी स्टार्ट करी थी 10,000 रुपए की जनवरी में, तो इस साल की जनवरी या फरवरी में अगर वो पूरी की पूरी जो अपनी इन्वेस्टिंग है उसको रिडीम करेंगे तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी जो हर एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट है उसको एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो आपने जब जनवरी 2019 में अगर जो इन्वेस्टमेंट करी होगी उसको आप जनवरी 2020 में अगर आप रिडीम करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगी। लेकिन आपने जो फरवरी या मार्च या अप्रैल या उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करी है एसआईपी में, वो जनवरी 2020 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं काउंट होंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होंगी, क्योंकि आपने जो फरवरी में इन्वेस्टमेंट करी एसआईपी की तो होल्डिंग पीरियड उसका 1 साल फरवरी 2020 में कंप्लीट होगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल वो तब हो पाएगा। तो आपकी जो हर एक इंस्टॉलमेंट है एसआईपी की वो 1 साल पूरी होने पे ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज कई बार गलती से या अनइंटेंशनली लोग सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर देते हैं और कई सारी एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। उसी तरह हमने पार्टली इस बात को एक्चुअली कवर किया कि आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटीज हो उनको जितना डीले करते जाएंगे, उसको जितना बाद में देते जाएंगे, आपके लिए उतना फायदा होगा, क्योंकि आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो उतनी तेज होती जाएगी। आप अपनी टैक्सेशन को जितना कम करते जाएंगे, अगर लेट से आपकी जो कंपाउंडिंग हो रही है वो 12% पे हो रही है और आपने कोई फंड्स रिडीम नहीं किए, तो वो 12% की कंपाउंडिंग उस पर कंटिन्यू होती जा रही है। इंस्टेड आपने अगर हर साल उसको कुछ यूनिट्स को रिडीम कर दिया, फिर वापस डाला, फिर रिडीम कर लिया, तो ऐसे कंपाउंडिंग ब्रेक होती जा रही है, क्योंकि आपकी जो बीच में टैक्स हैं वो आपको भरते जाने पड़ रहे हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, बट आपको टैक्स तो भरना ही है। जितना ज्यादा आप टैक्स भरते जाते हो, जितना आप उसमें ब्रेक डालते जाते हो अपनी कंपाउंडिंग में, उसकी आपकी कंपाउंडिंग उतनी स्लो होती जाती है। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज हो उसको आप जितना डिले कर सकें, जितनी बाद तक रख सकें, आपकी कंपाउंडिंग उतनी फास्ट होती जाएगी, उतनी रोबस्ट होगी। और इन सारी नॉलेज को एसटीसीजी और एलटीसीजी के जो सारे न्यूएंसेस हैं अब हम अच्छे से समझ गए हैं, तो आप इन सारी चीजों को अपने एसेट एलोकेशन एक्सरसाइजेस में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसमें से एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप अगर एनुअल रीबैलेंसिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट स्टॉक्स हो, उसमें अगर 1 लाख तक की आपकी जो कैपिटल गेन है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना हर फाइनेंशियल ईयर में।
तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कैपिटल गेन 1 लाख तक की है तो आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं और फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सारी जो आपकी कैपिटल गेन हुई वो री इन्वेस्ट हो गई फिर से। तो या तो आप रिडीम ही मत करो या फिर आप टैक्टिकली रिडीम करो कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज है वो कम से कम हो। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपके पास रहेगी कि एसटीसीजी कितना आपको भरना पड़ेगा, कितनी उसकी ड्यूरेशन है, हर एसआईपी की इंस्टॉलमेंट की 1 साल की ड्यूरेशन, तो ये सारी अगर नॉलेज आपके पास रहेगी तो आप बहुत ही प्रूडेंट डिसीजंस ले सकते हो व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज एसेट एलोकेशन एक्सरसाइजेस ऑन एन एनुअल बेसिस। तो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे जो एग्जांपल्स हमने देखे वो काफी यूजफुल रहेगी इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक्स से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।